तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए बता दूं, हम एक और नया बेहतरीन मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं। लेटेस्ट क्वेश्चन इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब सबसे पहले हम आपको बता दें, इस क्वेश्चन जो ये हम आपके लिए मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, इस मॉक टेस्ट के अंदर एक टाइप के प्रश्न मैंने बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किए हैं, जिन्हें हम बोलते हैं क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट को मैंने इंक्लूड नहीं किया है, उसको हम बताएंगे लेकिन अलग से बाद में हम उसको करा देंगे। लेकिन जो 20 मेन जो प्रश्न हैं उनको हमने इसके अंदर इंक्लूड किया है, जिनका सॉल्व हम आपके सामने करने वाले हैं। ठीक है, सभी का सॉल्यूशन बताने वाले हैं, तो आप अच्छी तरीके से इनको देख लीजिएगा। ठीक है, अब पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने दे रखा है, इसको क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें आपका ईडीएम फ्रेज बताना है। क्या बताना है? ईडीएम फ्रेज इसका बताना है हमको। तो कैसे करके इसका ईडीएम फ्रेज लिखना है? ईडीएम फ्रेज के लिए बैकआउट, पहला क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन क्या देखा है, बैकआउट का हमें बताना है कि इसका ईडीएम फ्रेज जो होता है इसका मतलब क्या होता है। बैकआउट नाम का जो ईडीएम फ्रेज है, बैकआउट जो ईडीएम फ्रेज होता है, इसका मतलब क्या है ये हमें बताना है। टू एक्सप्लोर होता है, टू इंक्वायर होता है, टू थ्रो होता है, या टू विड्रॉ होता है। तो इसका मैं बता दूं, जो बैकआउट होता है इसका मतलब होता है किसी चीज़ से वापस ले लेना, अपना नाम वापस ले लेना। ठीक है, जो अपना नाम वापस ले लेना होता है वो एक चीज़ से क्या कहलाता है, विड्रॉ करना कहलाता है। यानी कि इसका जो ऑप्शन है वो आपका सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, यानी बैकआउट का मतलब होता है टू विड्रॉ, यानी कि वापस ले लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें हमको इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। कैसी स्पेलिंग बतानी है? इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। अब देखिए, मैंने एक बात आपसे कहा था कि जब भी इनकरेक्ट स्पेलिंग के लिए बात कहे तो आप कभी भी आप इसमें इनकरेक्ट स्पेलिंग मत ढूंढो, आप ठीक स्पेलिंग ढूंढ लो कि ठीक स्पेलिंग कौन कौन सी है। जो जो ठीक स्पेलिंग दिख रही हूँ आप उन पे ध्यान दो सबसे पहले। तो सिंडिकेट, इसकी भी स्पेलिंग ठीक है, कॉपरेट की भी स्पेलिंग सही है, और कॉन्टेम्पलेट की स्पेलिंग भी ठीक है। टेम्परेट की स्पेलिंग गलत है। टेम्परेट की स्पेलिंग जो होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, TEMPER, ठीक है, और ATE, कुछ इस प्रकार से ये स्पेलिंग होती है राइट टेम्परेट की। तो इसमें जो स्पेलिंग गलत है वो कौन सी है? डी वाली स्पेलिंग गलत है। बाकी सारी की सारी स्पेलिंग है जो बिल्कुल ये सही स्पेलिंग दे रखी हैं, इसलिए डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पढ़िए, जो है आपका ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि जो एक शब्द में उत्तर देने वाले शब्द होते हैं उसका ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है प्लेस वर्ब ऑब्जेक्ट ऑफ इंपोर्टेंस आर एग्जिबिट। एग्जिबिट का मतलब होता है एक तरीके से किसी चीज को संग्रहित करके रखना, किसी चीज को इकट्ठा करके एक जगह पर रख देना, वो क्या कहलाता है? आपका एग्जिबिट कहलाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि किस किस में इनको रखा जा सकता है। तो एक मतलब जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, जो इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, उनको एक जगह पे एकत्रित करके रख दिया जाता है, वो स्थान क्या कहलाता है? ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। अब मैं आपको बता दूं, क्या आपका ये म्यूजियम कहलाता है, क्या आपका एग्जीबिशन कहलाता है, ट्रीजरी कहलाता है, या फेयर कहलाता है? तो मैं आपको बता दूं, जो ट्रीजरी होता है इसका मतलब हो जाता है खजाना। ट्रीजरी का मतलब हो जाता है खजाना। ये जो म्यूजियम होता है इसका मतलब क्या हो जाता है? संग्रहालय। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, जो एग्जीबिशन होता है ये इसका मतलब होता है प्रदर्शन करना, किसी चीज़ का प्रदर्शन करना। एग्जीबिशन का मतलब होता है प्रदर्शन, और इसका मतलब हो जाता है प्रदर्शनी। क्या हो जाता है? प्रदर्शनी। यानी कि प्रदर्शनी में लगाना नहीं भाई, प्रदर्शनी में जो होते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, उनको प्रदर्शनी में नहीं लगाया जाता है, तो इसको म्यूजियम में रखा जाता है। क्या कहाँ रखा जाता है? म्यूजियम में, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संग्रहालय। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? संग्रहालय कहा जाता है। तो मैंने तीनों का आपको बताया कि इसको, आपको जो म्यूजियम होता है इसका मतलब क्या हो जाता है? म्यूजियम का मतलब क्या हो जाता है? म्यूजियम का मतलब खजाना हो जाता है। एग्जीबिशन का मतलब प्रदर्शनी हो जाता है, और ट्रीजरी का मतलब खजाना हो जाता है, और फेयर का मतलब मेला, या मेले पे जैसे मतलब शुभ अवसर पे जो मेला वगैरह होता है उसके लिए बोलते हैं। ठीक है, भीड़ भाड़ वाले के लिए। ठीक है, मेले में जैसे अरेंज कर देना चीज़ों को, वो आपका फेयर कहलाता है। ठीक है, तो इसमें जो आंसर रहेगा वो म्यूजियम रहेगा। इसका जो आंसर है वो क्या है? म्यूजियम है, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है उसमें हमें जो है आपका एंटोनियम बताना है। एंटोनियम बताना है किसका? ऑब्ड्यूरेट का। ऑब्ड्यूरेट का एंटोनियम हमको बताना है, तो भाई क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले ऑब्ड्यूरेट का मतलब पता होना चाहिए। तो मैं बता दूं, ऑब्ड्यूरेट का मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा
हट करने वाला व्यक्ति। हट मतलब जिद्दी व्यक्ति, आप समझ सकते हैं। ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है जिद्दी, इसका मतलब आप समझेंगे क्या होता है, जिद्दी, यानी कि जिद करने वाला। क्या करने वाला, जिद करने वाला। अब देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, जो रिजिड होता है इसका मतलब हो जाता है कठोर, कैलोस का मतलब भी कठोर हो जाता है, सिक्योर का मतलब सुरक्षित हो जाता है। तीनों के मतलब मैंने बता दिए हैं। कैलोस का मतलब हो जाता है आपका कठोर, रिजिड का मतलब भी कठोर हो जाता है, सिक्योर का मतलब हो जाता है सुरक्षित, और एमिनेबल का जो मतलब होता है ये होता है खुशी खुशी किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना। इसका मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए कोई भी काम हुआ, कोई भी आपके साथ कुछ भी हो गया A to Z, और आपने कह दिया कि बस चलो कोई नहीं, जैसा होना था वैसा हो गया, जो ईश्वर की मर्जी थी वो होगी, खुशी खुशी आपने उसको स्वीकार कर लिया, तो ये एमनेबल होता है। लेकिन कल और एब्ड्यूरेट जो होते हैं वो होते हैं जिद्दी, कि अरे ऐसा कैसे हो गया हमारे साथ, नहीं हम तो ऐसा करके रहेंगे। तो वो जिद्दी टाइप के लोग होते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, ऑब्ड्यूरेट कहा जाता है। ठीक है, ऑब्ड्यूरेट। और एमनेबल जो होते हैं वो इसके जस्ट उल्टे होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बता दिया। तो इसका जो आंसर होगा, आई होप कि आप समझ गए होंगे, सी वाला इसका आंसर राइट हो जाएगा, यानी कि एमनेबल। ठीक है, एमनेबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फिर से एक ईडियम फ्रेज हमको दी गई है, और उसका हमको हिंदी जो मतलब है वो बताना है, मीनिंग बताना है ईडियम फ्रेज का। ईडियम फ्रेज देख लेते हैं कि क्या दी गई है। ईडियम फ्रेज हमें दी गई है, हैव अ चेंज ऑफ हार्ट, हैव अ चेंज ऑफ हार्ट। अब इसका मतलब है कि मतलब एक तरीके से हृदय का परिवर्तन हो जाना, इसका हिंदी मतलब ये निकल रहा है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि क्या मतलब है। अंडरगो अ सर्जरी, नहीं भाई ये तो नहीं हो सकता, मतलब हार्ट ट्रांसप्लांट वाला सिस्टम है तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, एक्सप्रेस हैप्पीनेस अबाउट समथिंग, मतलब किसी चीज पे कुछ, मतलब कुछ पे अपनी प्रसन्नता जाहिर करना, नहीं भाई ये भी नहीं है बिल्कुल। फेल इन लव विद समवन, किसी के प्यार में पड़ जाना, जो कि आप पड़ जाते हो। ठीक है, सभी लोग, मोस्टली लोग पड़ जाते हैं, वो बात अलग है। तो फेल इन लव विद समवन ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो हैव अ चेंज ऑफ हार्ट, भाई चेंज ऑफ हार्ट नहीं हो सकता। तो ना तो ये आपका डी वाला ऑप्शन होगा, ना आपका ये सी वाला होगा, और ना आपका ए वाला होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका बी, चेंज वंस ओपिनियन। मतलब एक बात बताओ, हैव अ चेंज ऑफ हार्ट, इससे मतलब क्या समझ रहा है, इससे मतलब समझ में आ रहा है कि हृदय का परिवर्तन हो जाना। अब इसका समझ लो बात को कैसे करके, इसका ये हमने बी आंसर टिक किया है। इसका बी आंसर ऐसे टिक कर दिया मैंने, इसका हिंदी मतलब निकाला, हैव अ चेंज ऑफ हार्ट, इसका मतलब होता है हृदय का परिवर्तन होना। क्या मतलब होता है इसका, हृदय का परिवर्तन होना। अब हृदय का परिवर्तन होना मतलब, जैसे मान लीजिए कि मुझे ब्लैक शर्ट खरीदनी थी, अब मेरा हृदय का परिवर्तन हो गया, मैं शॉप पे पहुंचा, अब मुझे कोई रास्ते में मिल गया और उसने मुझसे कहा यार ब्लैक कलर अच्छा नहीं लगता है, ब्लैक मत लेना, वाइट शर्ट ले लो। अब मैं दुकान पे पहुंचा और मैंने वहां से वाइट शर्ट ले ली, क्यों, क्योंकि मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। मेरे दिमाग में ये बात आ गई, मेरे दिल में ये लगा कि यार उसने कहा कि ब्लैक शर्ट अच्छी नहीं लगेगी, तो फिर मैं ब्लैक क्यों लूँ। तो मेरा यहाँ पे क्या हुआ, मेरा ओपिनियन चेंज हो गया। पहले मैं जब घर से निकला था तो मेरे दिमाग में ये था कि मुझे ब्लैक शर्ट बहुत अच्छी लगेगी, मुझे तो ब्लैक ही लेनी है। बट लेकिन मैं जब शॉप पे पहुंचा तो मेरा ओपिनियन चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि मुझे रास्ते में एक मिल गया था, उसकी वजह से मेरा ओपिनियन बदल गया। यानी कि मेरा हार्ट जो था वो परिवर्तन हो गया कि अब तो ब्लैक लूंगा ही नहीं, अब तो वाइट ही लेनी है, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, बस ये वाली बात है। तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फिर से हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे रखा है, तो हमें बताना है कि क्या इसका आंसर होगा। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, लैकिंग इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट, मतलब एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट की कमी होना। इंटरेस्ट मतलब होता है किसी चीज में रुचि लेना, एक्साइटमेंट मतलब किसी चीज को करने के लिए तत्परता, उत्सुकता होना। तो वो जो चीज होती है उसकी कमी होती है, तो वो पर्सन क्या कहलाता है, तो वो पर्सन कहलाता है मुंडेन। मुंडेन मतलब एक तरीके से सांसारिक मोह माया से एकदम परिपक्व आदमी, मतलब मोह माया से दूर, पूरी तरीके से सांसारिक सुख से दूर होगा जो आदमी, उसे भैया किसी काम की चीज में दिलचस्पी ही नहीं होगी, रुचि ही नहीं होगी। कुछ हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है। इस टाइप वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको बोलते हैं मुंडेन। क्या बोलते हैं, मुंडेन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, मुंडेन हो गया। अगर बात कर लेते हैं यहीं पे कि अपनी मनमर्जी चलाने वाला कोई व्यक्ति हो जाए तो उसको बोलते हैं डिस्पोट। डिस्पोट का मतलब होता है तानाशाह। डिस्पोट का क्या मतलब हो जाता है, तानाशाह। ये जो बी वाला ऑप्शन है डिस्पोट, इसका मतलब हो जाता है तानाशाह। ठीक है, बात करते हैं माइजर। माइजर का मतलब होता है कंजूस व्यक्ति। माइजर का मतलब होता है कंजूस व्यक्ति। बात करते हैं
हैं होसाइल। होसाइल का मतलब होता है, यानी कि इसका मतलब हो जाता है विरोध करने वाला। यानी कि अगर आप बात समझ लीजिए, जब भी आपको होसाइल शब्द दिखाई दे जाए, जब भी आपको होसाइल शब्द दिखाई दे जाए तो इस शब्द का आप मतलब समझ लेना क्या होगा, विरोध से रिलेटेड होगा। विरोध, जहाँ पे भी विरोध का सेंस आ जाए तो वहाँ पे आप होसाइल को याद रखना, ठीक है। तो इसका यहाँ पे जो मतलब है वो क्या है, विरोध है, ठीक है, विरोध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो इसका मैंने ऑप्शन आपको बता दूं, इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, मुंडेन, ठीक है। लैकिंग ऑफ इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, मुंडेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें बताना है भाई, इसमें भी जो है आपको बताना है जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले होते हैं वो बताना है कि इसमें जो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड है नहीं है, मतलब इंप्रूवमेंट इसमें करना है या नहीं है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का ये क्वेश्चन आपके लिए दे रखा है, ठीक है। अब इसमें अंडरलाइन भी कर रखा है एक पार्ट को, यूसी इसमें लिख रखा है। तो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, क्या कोई चेंजेस करना है या नहीं है। अगर किसी केसेस में आपको लग रहा है कि कोई चेंज नहीं करना चाहिए तो आपको एक डी ऑप्शन इसमें दिया जाता है, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, आप उसको टिक कर सकते हैं। लेकिन बट अगर हम यहाँ पे देखें तो मोस्टली केसेस में क्या होगा, आपको चेंजेस करना पड़ता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं पढ़ के कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ऑफन इट मेक्स वन वंडर एट द साइड यू सी, ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। अब क्वेश्चन ने तो ये कह दिया, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख गया कि वन है, यानी कि वन है तो वन के साथ यहाँ पे यू कैसे आ गया भाई, नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी वन होगा, और यहाँ वन हो गया तो फिर वो एक हो जाएगा, तो यहाँ पे सी नहीं होगा, सीज होगा। देखो वन वाले दो ऑप्शन है यहाँ पे, तो दो ऑप्शन है तो यहाँ पे सिंगल बात है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगी ना, तो प्लरल वर्ब कैसे लग सकती है, तो इसलिए ए ऑप्शन इसका राइट होगा, सी ऑप्शन इसका रॉन्ग होगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें मैं अगर बात कहूँ तो भाई इसमें जो है आपको एक तरीके से एक प्रेपोजिशन यहाँ पे फिट कर देनी है, ठीक है, प्रेपोजिशन आपको यहाँ पे फिट कर देनी है। तो मैं आपको बता दूं भैया, ये जो देन दिख रहा है इसका पेयर होता है नो सूनर के साथ में, तो जहाँ पे भी देन दिख जाए वहाँ नो सूनर आ ही जाएगा। नो सूनर और देन का क्या होता है, इनका पेयर होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो सूनर हो जाएगा, ठीक है। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पढ़े बिना ही मैंने इसका आंसर निकाल लिया, क्यों, क्योंकि मैंने एक बार में ही इसका पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा क्वेश्चन को। डिड सी ओपन हर लंच बॉक्स देन एवरीवन गैदर्ड अराउंड हर, जैसे ही वह अपना लंच खोलती है, ठीक है, तुरंत ही उसके आसपास जो हैं कोई लोग मतलब इकट्ठे हो जाते हैं। तो ना वो जैसे मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी, तो उसके लिए नो सूनर को यूज़ किया जाता है, ठीक है, और इसका पेयर होता है देन के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका हमें सिनोनियम बताना है, और इसका क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या बताना है, किसका सिनोनियम बताना है। तो सिनोनियम बताना है हमें किसका, लुल का, लुल का सिनोनियम बताना है। लुल, लुल जो है इसका मतलब होता है कोई शांत स्वभाव का व्यक्ति, बिल्कुल शांत, ठीक है। तो शांत मैंने कह दिया, और यहाँ पे हमें इसका सिनोनियम यूज़ करना है। तो जब सिनोनियम यूज़ करना है तो शांत का सिनोनियम क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। शांत का सिनोनियम क्या होगा, काम हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमें मल्टीपल का क्या बताना है, एंटोनियम बताना है। मल्टीपल का एंटोनियम बताना है। तो अगर मल्टीपल का अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर ये मल्टीपल का जो है सिनोनियम पूछ लेता तो मैनी हो जाता, लेकिन जब इसने एंटोनियम पूछा है तो क्या होगा, सिंगल हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। वहीं अगर इसका सिनोनियम पूछ लेता तो मैनी इसका राइट आंसर होता, डबल ट्रिपल से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो इसका इसलिए जो मल्टीपल है, मल्टीपल का मतलब बहुत सारे होता है, लेकिन सिंगल का मतलब केवल एक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, यानी सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है पैराजंबल। पैराजंबल के लिए मैं पहले ही आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं, वैसे ही तरीके से आपको भी सॉल्व करना है पैराजंबल को, ठीक है। पैराजंबल का जो आंसर है वो अब किस तरीके से हम निकालते हैं वो देखिए। तो सबसे पहले मैंने कहा कि इसमें आप देखा करो कि जो है ये शुरू कहाँ से हो रहा है, शुरू करना सबसे पहले जरूरी है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें देखूं तो सबसे पहले आपको पता है कोई भी ए टू जेड सेंटेंस होगा वो दो ही चीज़ों से शुरू हो सकता है, या तो वो आपका सब्जेक्ट से शुरू होगा, या तो वो आपका
प्रोनाउन से शुरू होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इमोशनल शेयरिंग बिल्डिंग्स, यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो है वो बी से शुरू होगा। किससे होगा? बी से शुरू होगा। ठीक है, बट से तो शुरू हो ही नहीं सकता भाई। बट क्या है? बट आपका जो है वो आपका कंजंक्शन हो जाता है और इससे तो शुरू हो ही नहीं सकता। तो बट से तो शुरू होगा नहीं, तो जब बट से शुरू नहीं होगा तो बी से ही शुरू होना है डेफिनेटली। तो यानी कि बी वाला ऑप्शन ही, यानी कि जो डी वाले ऑप्शन है ये तो खत्म हो गए दोनों। अब बचे बी वाले ऑप्शन। कैसे करके ढूंढेंगे भाई? ठीक है, अब बी के बाद एक में सी है एक में डी है, तो बस सी और डी को चेक कर लो, सी और डी को चेक कर लो। तो पढ़ लेते हैं भैया क्या कह रखा है। तो बी वाली लाइन पढ़ो, इमोशनल शेयरिंग बिल्डिंग्स स्ट्रॉन्ग एंड लास्टिंग बॉन्ड्स। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं, सी वाली लाइन पढ़ो, इट ऑल्सो हेल्प इन हीलिंग रिसेंटमेंट एंड हर्ट्स। बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, डी वाली, बट शेयरिंग लाफ्टर ब्रिंग्स जॉय एंड फ्रेशनेस टू रिलेशनशिप। अगर मैं बात करूं तो इसमें डी वाली लाइन पहले आएगी और जो आपकी इट वाली लाइन है वो बाद में जाएगी। क्यों जाएगी वो समझ लीजिए। मैंने कहा कि इमोशनल शेयरिंग बिल्डिंग्स स्ट्रॉन्ग एंड लास्टिंग बट, ठीक है, बट शेयरिंग लाफ्टर्स। अब देखिए लास्टिंग बॉन्ड्स बट, तो ये क्या है कि एक मतलब दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे बट वाला आएगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। बी डी सी ए ये वाला पेयर बनेगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बॉयज से रिलेटेड है और कैसे करके इस क्वेश्चन को करना है वो समझ लीजिए। तो बॉयज से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में पूछा है भाई कि होल्ड द रोप फैमिली। अब होल्ड दिख गया, इसका मतलब ये है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो गया, यानी कि इसमें जरूर से जरूर लेट वाला कंसेप्ट लगेगा। अब मैं अगर आपसे बात करूं तो भाई लेट, अब देखिए सबसे पहली बात, लेट के बाद द रोप सब में दिख रहा है। ठीक है, अब द रोप, अब आपको यहाँ पे ये करना होगा, यहाँ पे आपको जो है सीधे सीधे ये देखना होगा भाई, इसमें यहाँ पे आपको इसमें क्या देखना होगा? लेट और बी देखना होगा। लेट और बी जिस ऑप्शन में दिख जाए वही राइट होगा। अब गलतफहमी ये हो रही है हमें यहाँ पे कि इसमें हमें दो ऑप्शन में सेम चीज़ें दिख रही हैं, दो ऑप्शन में सेम चीज़ें दिख रही हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं यहाँ पे हुआ ये है कि इनसे ऑप्शन टाइप करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यानी कि इन्होंने दो ऑप्शन सेम टाइप कर दिए। देखो ये भी सेम टाइप हुआ है और ये भी सेम टाइप हुआ है, तो ये दोनों ही आंसर राइट हो जाएंगे। ठीक है, हालांकि एग्जाम में ऐसा नहीं मिलेगा आपको, एग्जाम में एक ही ऑप्शन राइट होगा, लेकिन लेट और बी ये याद रखना। जब भी सेंटेंस आपका ऑप्टेटिव टाइप का सेंटेंस हो, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आपका सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो वो जो आपका पैसिव वॉइस में बनेगा वो लेट करके बनेगा। ठीक है, लेट करके ही पैसिव वॉइस में बनेगा, वो भी लेट बी, क्या करके? लेट बी करके बनेगा। ठीक है, तो लेट बी वाला ऑप्शन ढूंढो, राइट हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों राइट हैं, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा नहीं मिलेगा, आपको एक ही ऑप्शन राइट मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका नरेशन यानी कि स्पीच से संबंधित क्वेश्चन है। आपको जो है वो दे रखी है क्या भाई? आपको इसमें इनडायरेक्ट नरेशन दे रखी है। ये जो नरेशन दे रखी है वो इनडायरेक्ट स्पीच दे रखी है आपको, और उसकी आपको डायरेक्ट स्पीच ढूंढनी है। चलिए पढ़ लेते हैं। तो सी एक्सक्लेम्ड विद सोरो, यानी कि ये तो एक्सक्लोमेटरी सेंटेंस है भाई, सीधे सीधे दिख रहा है। तो अब जिसमें एक्सक्लोमेटरी सेंटेंस दिख गया वही राइट हो जाएगा। अब मैं इसमें इतना टाइम नहीं लगाऊंगा, सिर्फ 1 सेकंड के अंदर आंसर कर दूंगा। कैसे? क्योंकि मुझे यहीं से पता चल गया कि एक्सक्लोमेटरी सेंटेंस है। अब मैं कुछ क्या देखूं भाई? सबके अंदर अगर आप देखोगे तो क्या दिख रहा है? सबके अंदर डॉट डॉट दिख रहा है। सबके अंदर क्या दिख रहा है? सबके अंदर अगर आप एक बात देखोगे तो सबके अंदर आपको एक बात दिख रही है, इसमें भी डॉट है, इसमें भी डॉट है, सबके लास्ट में देखो। अच्छा, आप सभी मोस्टली ऑप्शन के लास्ट में देखो क्या दिख रहा है। मोस्टली ऑप्शन के अगर आप लास्ट में देखोगे तो डॉट दिख रहा है, इसके में भी डॉट है, इसमें भी डॉट है, इसमें भी डॉट है, लेकिन एक है जिसके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क दिख रहा है। एक्सक्लेमेशन मार्क किस में होता है? जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। देखो नरेशन का एक भी कंसेप्ट भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, बस हमें शुरू में ही यहीं से पता चल गया था। एक्सक्लेम्ड देख के हमें पता चल गया कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो डेफिनेटली उसके लास्ट में क्या होगा? एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। ठीक है, तो उसी से हमने पता कर लिया, सिंपल। देखो कितना ईजी था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है भाई ग्रामेटिकल एरर।
ठीक है, यानी कि स्पॉटिंग एरर वाला जो आपका कंसेप्ट होता है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कैसे करके इस क्वेश्चन को करेंगे आप बताइए। चलिए तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है विल यू केयर फॉर अ कप ऑफ हॉट कॉफी, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि एरर किस पार्ट में है। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में जो है वो आपका पहले ही पार्ट में एरर है, यानी कि विल यू वाले पार्ट में एरर है, ये आपका नहीं होगा। तो यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, ग्रामेटिकल एरर से ही जुड़ा पूछा गया है। माय फ्रेंड हुज लेग वाज फ्रैक्चर्ड हैज रिकवर्ड। अब मैं बता दूं इसमें एरर मुझे एक सेकंड में क्या मुझे क्या सभी को मिल गया होगा। हुज लेग इस प्रकार से लिखा ही नहीं जाता है। हुज की जो कंट्रैक्शन फॉर्म होती है, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बोलते हैं ना ये, तो वो जो होती है वो इस प्रकार से होती है। ऊज लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? ऊज लिखा जाता है, ये लिखा जाता है। ठीक है, ये लिखा जाता है, तो ऐसे नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो ये गलत है और ये सही है। ठीक है, तो इसका जो है बी पार्ट में एरर हो जाएगा, यानी कि ये वाला। चलिए बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक एक्टिव पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। पढ़िए जरा इस क्वेश्चन को। तो अगर देखें तो भाई इसमें जो है हमें पैसिव वॉइस दे रखी है और एक्टिव वॉइस उसकी बनानी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ही इज गिवन प्रॉपर गाइडेंस बाय हिज बॉस। बढ़िया, ही इज गिवन। अब देखिए सबसे पहली बात ही इज गिवन प्रॉपर गाइडेंस बाय हिज बॉस, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब क्वेश्चन ने कह दिया, अब क्वेश्चन के बाद अगर हम देखें तो इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है। इसका मतलब सीधी सी बात है इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला कंसेप्ट है। यानी कि इसमें जरूर इसकी जो एक्टिव वॉइस रही होगी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रही होगी। कैसे पहचाना? जैसे ही इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे तुरंत समझ जाना कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रही होगी उसकी एक्टिव वॉइस। तो डेफिनेटली इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? डेफिनेटली इसका जो आंसर होगा वो जल्दी से देखो, जिसकी वर्ब में ऐसे आईएस फॉर्म दिख जाए बस वही राइट हो जाएगा। गिविंग है, नहीं हो सकता। हैज बीन है, नहीं हो सकता। तो गिव्स है और प्रॉपर गाइडेंस टू हिज बॉस। अब देखो सबसे पहली बात दोनों में देखना होगा कि कहाँ पे क्या राइट है। ठीक है, जहां पे जो राइट होगा वही ऑप्शन लगाएंगे। अब दो ऑप्शन में गिव्स है, किसमें? दो ऑप्शन में यहाँ पे गिव्स दे रखा है। दो ऑप्शन में कौन सा आंसर राइट होगा? तो भाई सबसे पहली बात ही गिव्स प्रॉपर गाइडेंस टू हिज बॉस नहीं हो सकता, क्योंकि उसका बॉस दे रहा है। ठीक है, उसका बॉस दे रहा है उसको मतलब प्रॉपर गाइडेंस उसको दे रहा है उसका बॉस। ठीक है, तो वो अपने बॉस को थोड़ी ना दे रहा है। तो डी ऑप्शन इस वजह से गलत हो जाएगा। आपका जो ऑप्शन राइट होगा वो क्या होगा? आपका ए वाला ऑप्शन राइट होगा। देखो कभी कभी ऐसे भी फंसा देता है क्वेश्चन में, दो दो ऑप्शन लगेंगे कि राइट हो रहे हैं लेकिन आंसर में असल में एक ही राइट होगा। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ग्रामेटिकल एरर का है। अगर आपको लग रहा है कि नो एरर है तो आप नो एरर भी मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। दे हैड हार्डली कंप्लीटेड हाफ ऑफ द वर्क देन द बॉस कॉल्ड देम। ठीक है, कॉल्ड देम। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। दे हैड हार्डली कंप्लीटेड हाफ ऑफ द वर्क देन द बॉस कॉल्ड देम। ठीक है, हिम नहीं है, देम है। तो अब इसमें बताना है कि किस पार्ट में एरर है, किस पार्ट में एरर है ये हमें बताना है। ठीक है, किस पार्ट में एरर है ये हमें बताना है। तो मैं आपको बता दूं इसमें जो एरर है वो आपका, इसमें जो एरर है वो आपका किस पार्ट में है भाई? जो आपका ये तीसरा वाला जो पार्ट है उसमें एरर है। ठीक है, तीसरा वाला जो आपका इसमें पार्ट है उसमें एरर है, यानी कि जो एरर है आपका वो किस पार्ट में है? ये वाले पार्ट में एरर है। ठीक है, देन द बॉस कॉल्ड देम। ठीक है, इस पार्ट में जो है वो क्या है? एरर है। ठीक है, तो चलिए आपका अगर बात करें तो यहाँ पे इस पार्ट में आपका एरर हो जाता है, तो यानी कि ए ऑप्शन में एरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें सिनोनियम बताना है, किसका? रावणस का। ठीक है, रावणस का सिनोनियम हमें बताना है। रावणस का सिनोनियम बताना है। इसको अगर मैं बता दूं तो इसका जो रिलेशन है वो पूरी तरीके से जो है वो भूख से रहेगा। चाहे वो पैसे की भूख हो, चाहे वो खाने पीने की भूख हो, लेकिन पूरी तरीके से इसका जो रिलेशन है वो भूख से है। बस आप इतना ध्यान रखना। रावणस मतलब भूख। अगर कोई क्रोधी है बहुत ज़्यादा, रावण कैसा था? क्रोधी था, अहंकारी था और हर चीज़ में उसमें मतलब एक तरीके से सारी चीज़ें जो बुराइयां थीं वो सारी चीज़ें थीं और उसे हर चीज़ की भूख थी बहुत ज़्यादा। पैसे की भी भूख थी,
ठीक है, और दूसरों को मतलब परेशान भी करता था बहुत ज़्यादा। तो मतलब एक तरीके से उसे सत्ता की भी भूख थी, हर चीज़ की उसको भूख थी। ठीक है, तो रावणस का मतलब यहीं से समझ जाना कि रावण की नस नस में भूख थी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझ गए कि भूख से रिलेटेड इसमें मैंने बता दिया कि रावणस मतलब भूख, इसम का संबंध सीधे सीधे भूख से है। यानी कि आपको इसका सिनोनियम बताना है तो मैं इसका सिनोनियम बता दूं आपको, स्टार्व्ड। स्टार्व्ड होगा इसका सिनोनियम, बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, स्टार्व्ड। ठीक है, इसका मतलब भूख होता है। भूख से रिलेटेड जो भी बातें होंगी वो स्टार्व्ड होंगी या रावणस होंगी। ठीक है, दोनों ऑप्शन। चलिए अगर मैं बताऊं बात सेटिएटेड, ठीक है, सेटिएटेड का मतलब क्या होगा। ठीक है, कंटेंट, सेटिएटेड, तीनों बताते हैं आपको। तो मैंने आपको बताया, देखिए सबसे पहले कंटेंट की बात कर लेते हैं। तो जो देखिए कंटेंट होता है ये दो प्रकार से, तीन इसमें बातें आपको याद रखनी होंगी। जो कंटेंट होता है इसका मतलब ही आपका संतुष्टि भी होता है, इसी का मतलब प्रकरण भी होता है। जो टीचर्स लोग आपको देते हैं, जो आपको PDF वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, डेट इज ऑल्सो अ कंटेंट। ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, कंटेंट होती हैं ऑलरेडी। कंटेंट का मतलब ही आनंदित होना भी होता है, इसको भी कंटेंट ही बोलते हैं। दो तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, एक तो हम कंटेंट बोलते हैं और एक हम कंटेंट बोलते हैं। दोनों दो प्रकार से प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, लेकिन बट स्पेलिंग इसकी सेम ही रहती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इनके मीनिंग भी बदल जाते हैं। फुल का मतलब पूरा होता है, ये तो आपको पता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें फिर से ग्रामेटिकल एरर का हमारा ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कैसे करके कहाँ पे क्या एरर है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बी बाउट 2 डजन्स मैंगोज फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, अब ये हमने पढ़ा, तो अब इसमें हमने एरर देखना है कि एरर क्या है। तो मैं आपको बता दूं, अगर डॉजन जो होता है, ठीक है, डॉजन्स कब होगा और डॉजन कब होगा ये समझ लो। अगर डॉजन से पहले DOZEN क्या होता है, DOZEN, अगर डॉजन से पहले कोई भी नंबर दे रखा है 2, 3, 1, कुछ भी A to Z, तो डॉजेंस होगा ही नहीं, क्योंकि वो नंबर ऑलरेडी उसको प्लूरल बना देगा। वो नंबर जो होगा उसके आगे लगा हुआ वो ऑलरेडी उसको प्लूरल बना देगा, तो डॉजेंस करने की क्या जरूरत है ना। तो इसमें जो है आप देख रहे होंगे 2 डॉजेंस लिखा हुआ है, तो 2 ऑलरेडी जब लगा हुआ है तो डॉजेंस करने की क्या जरूरत है। ये S हटाओ, ये S गलत है, यहाँ पे S नहीं लगेगा। तो इसमें जो एरर होगा वो किस पार्ट में होगा, D पार्ट में एरर होगा, 2 डॉजेंस। ठीक है, ये पार्ट में इसका एरर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फिर से सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। अगर नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड आपको क्वेश्चन में लग रहा है तो आप उसकी जगह पे जा सकते हैं। अब मैं अगर बात करूं तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू मेक ऑन व्हाट दिस डॉक्टर राइट। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू मेक ऑन व्हाट दिस डॉक्टर राइट, मतलब डॉक्टर जो लिखता है उसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। अच्छा, डॉक्टर की हैंड राइटिंग आपको समझ में आती है, क्या लिखता है भाई, नहीं समझ सकते। तो अगर जैसे मेडिकल वाले बहुत आराम से समझ लेते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई, लेकिन हम नहीं समझ पाते। तो वो क्या है, एक मतलब, तो भाई जो मेक ऑन होता है ये कोई एडमिक फ्रेज नहीं होती है। जो एडमिक फ्रेज होती है वो मेक आउट होती है, मेक ऑन कोई फ्रेज नहीं होती है। तो मेक ऑन नहीं होगा, क्या होगा इसकी जगह पे, मेक आउट होगा। तो इसका मतलब डी ऑप्शन इसका राइट हो जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाता है, मेक आउट। ठीक है, टू मेक आउट होता है, टू मेक ऑन नहीं होता है। चलिए ठीक है, तो मैंने 20 क्वेश्चन इसमें मुझे बताने थे, 20 क्वेश्चन हो गए। आपको पता है क्लोज टेस्ट के अंदर 5 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, और पांचों के पांचों क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही तरीके से कैसे करने हैं ये मैं आपको, जब मैं क्लोज टेस्ट बिल्कुल अलग से लेके आऊँगा तब मैं उसमें अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल आपका मॉक वाला सिस्टम चल रहा है, और मॉक के अंदर हम केवल छोटे छोटे जो प्रश्न होते हैं बस उन्हीं को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उन्हीं को आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में ये सोल्यूशन पूरा हुआ इसका, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मॉक टेस्ट हम लेके आएंगे बहुत ही जल्द। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।